Today we need to start with the रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन वाला पार्ट। रिकॉन्स्टिट्यूशन, फर्म को जब रिकॉन्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब है कि सर ऑलरेडी कोई फर्म है, उसमें कोई नए पार्टनर का एडमिशन कर दिया, किसी पार्टनर का उसमें से रिटायरमेंट हो रहा है, कोई पार्टनर को उठा के बाहर फेंका जा रहा है, एक्सपल्शन किया जा रहा है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या डेथ हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंसी और डेथ जो ऐसी चीजें हैं जिनके कारण पार्टनर ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है, या फिर कोई पार्टनर अपना ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर देता है, या फिर कोई पार्टनर अपना ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर देता है, अंदर बैठा हुआ मिस्टर बी मिस्टर ई जो आउटसाइडर है उनको अपना फर्म में जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, नंबर वन। तो ये तो अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। तो एक एक करके अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में डिसोल्यूशन वाला पार्ट पढ़ना है। डिसोल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि सर ऑलरेडी ये कोई पार्टनरशिप बनी हुई है, इसमें पार्टनर्स के बीच में कोई चेंज इन रिलेशनशिप हो जाता है, पार्टनर्स के बीच में चेंज इन रिलेशनशिप हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, यदि मान लो एक पार्टनर बाहर निकल रहा है या कोई पार्टनर अंदर आ रहा है तो इन पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप में चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा या फिर वट एवर चीज, तो कोई चेंज हो रहा है तो उसे, लेकिन फर्म अभी भी एग्जिस्ट कर रही है तो ये तो हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो एग्जिस्टिंग है वो खत्म होके नई वाली जो है वो मतलब नए इनके बीच में रिलेशनशिप्स बन जाएंगे। और दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, सारे ही पार्टनर्स के बीच के रिलेशनशिप में ऐसा चेंज आ जाता है कि अब वो फर्म ही खत्म हो रही है। ठीक है, सो डोंट यूज दीज टू टर्म्स इंटरचेंजेबली। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कौन सा टर्म यूज ले रहे हो ये बहुत सोच समझ के लिखना, कौन सा टर्म यूज ले रहे हो। कल मैं धीमे धीमे आप लोगों की कॉपीज चेक करता जा रहा हूं। तो अब जैसे कल मैंने पूंजी की कॉपी चेक करी थी, तो पूंजी कहां पर है, सुनना ध्यान से। तूने क्या है, लीगल टर्म्स को बहुत ही वेग मैनर में काम लेना चालू कर दिया है, इंटरचेंजेबली काम लेना चालू कर दिया है। ये जब तू अपनी कॉपी देखेगी ना, तेरे को सबकी चेक होने के बाद में मैं एक साथ पोस्ट करूंगा, ये जब तुम अपनी कॉपी देखोगे ना तब तुमको पता पड़ेगा कि तुम लोगों ने जिस तरीके से, स्पेशली पूंजी की, जिस तरीके से टर्म्स को काम ले रही है ना, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो टर्म्स बिल्कुल वहां फिट नहीं बैठते हैं। ठीक है, एक एक की कॉपी डिस्कस भी करूंगा, तो ये मतलब फर्स्ट समझा नहीं। तेरे को समझेगा तब जब तेरी कॉपी तेरे सामने आएगी। यू आर यूजिंग द टर्म्स वेरी वेगली इन द पेपर ऑफ लॉ, यानी कि टर्म कोई और यूज करना है तो टर्म कोई और यूज कर लेती है। ठीक है, ऐसा लॉ के पेपर में नहीं चलेगा, एक एक शब्द पढ़ा जा रहा है आपके कॉपी चेकर के द्वारा अभी भी, और जब मेन एग्जाम दोगे वो भी एक एक वर्ड पढ़ के तुम लोगों को आंसर चेक करके। तो बट उसमें मेन कीवर्ड्स डाल दिया है तो वो ही चेक होगा मैडम कि आपने बाकी। आपने यदि जो मेन कीवर्ड्स के अलावा भी आपको ध्यान ही नहीं पड़ रहा है कि आप मेन कीवर्ड्स की जगह क्या यूज ले रहे हो, मेन प्रॉब्लम ये करते करते समझ में आएगा। ठीक है, कि आपको ध्यान ही नहीं पड़ रहा है, आप मेन कीवर्ड्स की जगह उस स्टेटमेंट को ही कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर क्या टॉपिक अभी छेड़ना नहीं चाहिए था, पर बात यह है कि अभी तक जितनी भी कॉपीज चेक हुई हैं सब में सब जने फेल हो रहे हैं। ठीक है, हकीकत तो ये है। चलिए नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, कुछ भी बोल लो, पहला पार्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला स्टार्ट कर रहे हैं अपन। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। कमिंग इन यानी कि एडमिशन, एंड गोइंग आउट यानी कि रिटायरमेंट। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि सर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सबसे पहला पार्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ फर्म में सबसे पहला पार्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करते हैं। करंट एक तो सब जने वीडियोस ऑन करो भाई, जो कॉलेज में बैठा है वो एक सेपरेट मैटर है, उसके अलावा आप लोग को अपने वीडियोस ऑन करने हैं। पूंजी, जैन, नीम, मुरारका, नमित, करण, नेतन, रोहन, मीत, सर कॉलेज में हो सर अभी। जो कॉलेज में है उसको केवल उन दो जन को छूट है, बाकी सबको छूट नहीं है, बाकी सबको वीडियो ऑन करने हैं। और मीत मैं या भी कॉलेज में। जो कॉलेज में है मेरे को पता है कौन दो जन है कॉलेज में, उनके अलावा बाकी सबको वीडियोस ऑन करने हैं।
चलिए। सर आज मैं भी कॉलेज गया सर। अरे वाह, वंडरफुल सर, मैं भी कॉलेज से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट में सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चालू करते हैं। करण वारिया पढ़ना चालू कर। ए सर सुनाई दे रहा है ना आवाज? हाँ जी, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। A person can be admitted into already existing firm only with the consent of all the existing partners. जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात कर रहे हैं, यानी कि फर्म पहले से एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि फर्म जो है वो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसी में तो आप जाके ऐड करोगे, उसी में तो आप जाके ऐड करोगे। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पहले से कोई फर्म एग्जिस्ट कर रही है, उसमें जाके आप ऐड कर रहे हो, तो सर उसमें बाकी सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। हाँ सर, एक ने भी यदि मना कर दिया तो नहीं, एडमिशन एज अ पार्टनर नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट। Such new partner is not liable for any acts done by the firm before his admission. ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई है कि सर ये पार्टनर अंदर घुस रहा है, 1/1/2024 से को अंदर घुस रहा है, तो क्या इससे पहले के कामों के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? नहीं सर, बाय डिफॉल्ट तो नहीं होगी। तभी होगी जब ये खुद अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले, यानी कि एक कहावत है ना, अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, यानी कि सर ये खुद एडमिट कर ले कॉन्ट्रैक्ट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, कि कोई बात नहीं, मैं तो पहले के कामों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूं। उसमें भी कुछ लीगल एंगल समझाने रहेंगे आपको। पढ़ भाई नेक्स्ट पॉइंट। Where he specifically agrees to bear the past liabilities, he will be liable to other partners for it. सर बेसिक बात तो ये है कि जिस तारीख से घुसा है उस तारीख के बाद में ही किए गए कामों के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफैक्ट जितनी देर ये इस फर्म में है उतने टाइम के लिए कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है तो ही इसकी लाइबिलिटी है, पहले वाले कामों के लिए लाइबिलिटी नहीं है। पहले वाले कामों के लिए लाइबिलिटी तभी होगा जब वो खुद उसको ही एग्रीज टू बियर द पास्ट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट। Third parties cannot hold him liable since there is no privity of contract between the partner and creditors. ये एक टर्म कहां से आ रहा है कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आ रहा है। एक्चुअल मीनिंग वहां, डिटेल मीनिंग वहां बताऊंगा, अभी इस पॉइंट को समझने के लिए आपको बता देता हूं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक डॉक्ट्रीन है, अपन ने इतनी सारी डॉक्ट्रीन्स पढ़ी है ना आज दिन तक कि सर डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये तीन तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। डॉक्ट्रीन का मतलब होता है सर एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जिसको अब चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। ठीक है सर, अब ये जो है एक नई डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहती है, ध्यान से समझना। डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में वहां पढ़ेंगे, अभी मतलब समझो। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है करण फारिया और करण के मित्र नीव के बीच में, नीव मुरारका के बीच में, क्या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? करण फारिया नीव मुरारका को 10 लाख रुपए 1 साल के लिए उधार पे दे रहा है इंटरेस्ट पे, और एक साल बाद ये 11 लाख रुपए इसको इंटरेस्ट समेत चुकाएगा। कौन? नीव मुरारका 1 साल बाद वापस करण को इंटरेस्ट समेत 11 लाख रुपए चुकाएगा। ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में बन रहा है? कि सर करण के बीच में और नीव के बीच में। 1 साल का पीरियड देखते देखते खत्म हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता है साल कहाँ गया। 11 लाख रुपए चुकाने का टाइम आ गया। नीव मुरारका, तो कहानी में जब तक ट्विस्ट नहीं आया तब तक मजा नहीं आता है। नीव मुरारका ने टाइम आने पे 11 लाख रुपए का अमाउंट नहीं चुकाया। अब करण सोच रहा है मैं केस करूं या नहीं करूं नीव पे। जितने करण ने कहा यार रुक जाओ, अभी मैं थोड़े दिन और उसको समय देता हूं, जबकि करण का एक फ्रेंड है मीत। मीत को बड़ी दिक्कत हुई यार, करण का पैसा नीव खा के बैठ जाएगा, तो उसने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को मीत ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी। मीत ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि मेरा मित्र है करण, उसने नीव को 10 लाख रुपए उधार दिए थे और 1 साल बाद उनमें कॉन्ट्रैक्ट बना था कि 1 साल बाद 11 लाख रुपए चुके जाएंगे। 1 साल बीत गया, नीव ने अपना वादा तोड़ दिया, 11 लाख रुपए नहीं दिए, तो कृपया मेरे मित्र करण को उसका पैसा दिलाया जाए। यानी ये मीत कोर्ट में क्यों गया? मीत कोर्ट में गया करण और नीव के बीच में बने हुए कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए। ठीक है,
कोर्ट में पहले दिन पेशी पड़ी का मतलब फर्स्ट डे हियरिंग हुई। फर्स्ट डे हियरिंग में पूछा कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में है, कि सर करण और नीव के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स केस किसने फाइल किया है, कि सर मीत ने फाइल किया है। कोर्ट बोलेगा जब इन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है तो ये इन दो लोगों के बीच में एक तरीके का प्राइवेट रिलेशनशिप है। थर्ड पार्टी हैज गॉट नो राइट टू एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। मीत को लेना देना ही नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट से। मीत काय को इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने आ रहा है कोर्ट में, मीत का राइट ही नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है contract is a sort of private relationship between the persons making it, and a third party has got no right to enforce that contract into the court of law। क्योंकि यदि किसी को केस करना है तो इन दोनों पार्टीज में से ही कोई एक दूसरे पे केस करेगा। थर्ड पार्टी जिसका इस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में ले जाके एनफोर्स नहीं करा सकता, उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्या तुम लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गई? बोलो यस और नो सबको। पूंजी, नीव, नेतर, मीत, नमित, यश, बोलिए समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, दो ही जने कॉलेज में हैं, 2 या 3 जने, बाकी सबने वीडियो ऑन किया नहीं है, मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझो, ये अपने इस पॉइंट में कैसे लागू हो रहा है, कौन से पॉइंट में, कि सर इस पॉइंट में जो भी अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं सर? ये इनकमिंग पार्टनर है, मिस्टर ए बी सी पहले से अंदर थे, मिस्टर डी इनकमिंग पार्टनर जैसे अब अंदर आ रहे हैं। कौन सी तारीख को आ रहे हैं? कि सर 1/1/2024 को आ रहे हैं। क्या ये 1/1/2024 से पहले के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? नहीं। क्या ये, यदि ये मान लेते हैं, खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ मैं 1/1/2024 से पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी लायबल रहूंगा, तो क्या इनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है? हाँ। लेकिन कौन रेस्पॉन्सिबल बना सकता है? ये किसके साथ में पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना रहे हैं? कि सर इन लोगों के साथ में पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना रहे हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में? इनकमिंग पार्टनर और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में है। यानी कि इसको पुराने पापों के लिए जिम्मेदार मानने के बावजूद भी मनाना होगा, तो वो कौन बना पाएंगे उसको जिम्मेदार? सर जो इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी थे वो ही इसको जिम्मेदार बना पाएंगे। कोई थर्ड पार्टी मिस्टर एक्स जिसने पार्टनरशिप के साथ डील की है, वो ये नहीं बोल सकता कि मिस्टर डी ने इन लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं पुराने कामों के लिए जिम्मेदार, तो मेरे केस में भी इनको जिम्मेदार बनाया जाए। ठीक है, थर्ड पार्टी इस इन लोगों के बीच में बने हुए कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकता। बनाना है इसको पुराने कामों के लिए जिम्मेदार, तो वो ए बी और सी बना वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिस्टर एक्स तो एक आउटसाइडर पार्टी है ना, वो मिस्टर डी को एनफोर्स, वो मिस्टर डी को पुराने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, भले ही मिस्टर डी ने इनके साथ में वादा किया हो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ में? इनके साथ में। पुराने कामों के लिए जिम्मेदार बनाना भी होगा तो कौन बना सकता है? मिस्टर ए बी सी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उस फॉर्म में बैठे थे, जिनके साथ में मिस्टर डी ने पुराने कामों के लिए लायबल होना स्वीकार किया। मिस्टर एक्स जो आउटसाइडर है वो एनफोर्स नहीं कर सकते। क्या ये पॉइंट समझ में आया? बोलो यस और नो सब जनों को। पूंजी जैन, नमित, यस। चलिए हाँ सर। वापस पढ़ो। थर्ड पार्टीज कैनॉट होल्ड हिम लायबल इन स्पाइट ऑफ दिस, कि वो पुराने कामों के लिए लायबल होना स्वीकार कर रहा है। वो किसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना के स्वीकार कर रहा है? सर वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ में। तो आउटसाइडर नहीं कर सकता। थर्ड पार्टीज कैनॉट होल्ड हिम लायबल since there is no privity of contract between the new partner and the creditors। ठीक है, यश समझ में आ गया रे? यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ भाई करण। Any act of the old partners cannot be ratified by the new partner as he was not in existence as a principal at the time when such acts were done। रैटिफिकेशन का मतलब अपन सबको ध्यान है ना, रैटिफिकेशन का मतलब होता है एक बार काम हो जाने के बाद में उसको अप्रूव करना। यस सर, ये हमने कंपनीज वगैरह में भी पढ़ा था। तो सर मान लो जिस समय इस पार्टनरशिप ने कोई काम किया उस समय इसमें ए बी और सी ही जने थे, सबकी सहमति नहीं थी तो भी सी वो काम करके आ गया। ठीक है, अब इस दौरान वो सी जब वो काम करके आ गया उसके बाद में मिस्टर डी का एडमिशन एज अ पार्टनर हुआ। ठीक है, अब उस पुराने काम को जो सी ने कर दिया है बिना सबकी परमिशन से, उसको रेटिफाई करने की बात आ रही है, करने के बाद में अप्रूव होने की बात आ रही है। तो उस
उस पुराने काम को रेटिफाई करने का हक किसको है कि सर ए बी और सी को, सी ने तो किया, ये तो इन एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स को ही है। नया पार्टनर तो उस समय पार्टनरशिप में था ही नहीं, तो जब वो पार्टनरशिप में था ही नहीं तो रैटिफिकेशन में उसकी कंसेंट लगने की बात ही नहीं आएगी, उसकी कंसेंट, उसको राइट ही नहीं है उस रैटिफिकेशन में पार्ट लेने का, क्योंकि जिस समय वो काम हुआ था उस समय जो पार्टनर्स थे वो ही रैटिफाई कर सकते हैं उसको। सिंपल पॉइंट है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ भाई। A minor opting to become a partner on attaining majority shall be liable for the acts of the firm done since the date of his admission into the benefits of partnership. ये पॉइंट आप सबको आता है, ये पॉइंट आप सबको आता है। माइनर एज अ पार्टनर में अपन ने पढ़ा था, क्या माइनर पार्टनर हो सकता है? तो आंसर कैसे लिखना है कि सर पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स, ठीक है, बिटवीन दी पर्संस। सेकेंड कि सर पर्संस हु आर मेकिंग द पार्टनर शुड बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की उनमें काबिलियत होनी चाहिए। Minor is incapable to contract, so minor cannot be a partner. So minor cannot be a partner in a partnership firm. But minor can be admitted. आंसर क्या था? 4 पॉइंटर आंसर था जो आप लोग को ध्यान रखना है। But minor can be admitted in an already existing firm with the consent of all the existing partners and that too only for profit. ये 4 पॉइंटर्स ध्यान रखने हैं। एडमिटेड इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ओनली फॉर प्रॉफिट। एडमिटेड नॉट एज अ पार्टनर भैया, बस एडमिट कर सकते हो उसको, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके सर, अब जब माइनर जो है वो इस पार्टनरशिप फर्म में घुसा तब 16 साल का था, 2 साल हो गए, 18 साल का वो हो गया। जब वो मेजर बनता है तो उसको ऑप्शन मिलता है ना कि इस पार्टनरशिप फर्म में बने रहना है या नहीं रहना है, चूज कर। यदि वो चूज करता है कि इस पार्टनरशिप फर्म में आई विल कंटिन्यू एज अ फुल फ्लेजेड पार्टनर, तो फिर पार्टनरशिप में जब घुसा था उस दौरान से किए गए सारे कामों के लिए भी वो फुली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ये भी अपन ने बात पढ़ी थी, यानी कि पिछले 2 साल के दौरान किए गए सारे कामों के लिए अब वो वैसे ही रेस्पॉन्सिबल होने लगेगा एज इफ ही वाज अ मेजर पार्टनर। तो अ माइनर ऑप्टिंग टू बिकम अ पार्टनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी shall be liable for all the acts of the firm done since the date of his admission into the benefits of partnership. पुराने पाप भी धोने पड़ेंगे अब उनके लिए भी, आप now you'll be fully responsible। तो ये तो थी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड बातें। पहला पार्ट पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन, नए पार्टनर को अंदर ला रहे हो, यस सर। कैसे ला सकते हो? ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्या वो पहले के कामों के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा? नहीं सर, नहीं रहेगा। हाँ वो रहेगा यदि कि वो खुद स्पेसिफिकली एग्री कर लेता है, लेकिन तब भी उसको रेस्पॉन्सिबल कौन बना सकते हैं? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे वो ही पुराने कामों के लिए, जब वो नहीं था, उन्हीं के लिए रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, आउटसाइडर नहीं बना सकता, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगता है, ठीक है। क्या उसका रेटिफिकेशन में भी कोई पार्ट रहेगा जिस समय वो पार्टनर नहीं था? नहीं सर, उसमें कोई उसका रोल नहीं रहेगा। माइनर जब मेजर बन जाता है और उसको फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे एडमिट होने की बात करता है, तो उसका फिर तब से, जब तक कि वो एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट था, तब से आज दिन तक के सारे कामों के लिए फुल लायबिलिटी चालू हो जाएगी, ठीक है। चलिए आइए और पढ़ते हैं एडमिशन या इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड और बातें हैं। पढ़ भाई। Subject to the provisions of bracket which deals with the admission of minor in the benefits of partnership, a person may be introduced as partner into the firm in any of the two ways. एक पार्टनर को कैसे एडमिट किया जा सकता है इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म इन एनी ऑफ द 2 वेज? नंबर 1 विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या तो सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हाँ करें, हाँ भाई नए बंदे को अंदर ले लो। नंबर 2 in accordance with the contract between the partners or the provisions of the partnership deed, the new admitted partner is known as incoming partner। दूसरा तरीका भी हो सकता है, यदि इन पार्टनर्स ने, सुनो बहुत ही खतरनाक बात है,
क्या बात है, या तो पार्टनर सारे कंसेंट करें, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के बारे में, इन एग्जिस्टिंग पार्टनर ने जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बनाई थी वो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के बारे में कुछ नहीं बोलती है। तो सर बहुत क्लियर है कि सर जब तक एक एक एग्जिस्टिंग पार्टनर हाँ नहीं करेगा, नए पार्टनर को अंदर नहीं लाया जा सकता है। और यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई और तरीका इन लोगों ने डिसाइड किया है कि इस तरीके से नए पार्टनर को अंदर लिया जाएगा, तो फिर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी, इन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बात लिख दी, क्या बात लिख दी कि सर यदि कोई पार्टनर अंदर आना, नए पार्टनर को अंदर लाने की बात करी जा रही है, नए पार्टनर को अंदर लाने की बात करी जा रही है, तो सर मेजॉरिटी पार्टनर्स ने यदि हाँ बोल दिया तो नया पार्टनर अंदर एडमिट किया जा सकता है। इस पे इसने भी साइन किया, इसने भी साइन किया, इसने भी साइन किया। साइन किया का मतलब तीनों ने एग्री किया कि मेजॉरिटी से भी एडमिट कर पाएंगे हम पार्टनर। अब मिस्टर डी को अंदर लाने की बात हुई, मिस्टर सी नहीं चाहते थे लेकिन ए और बी ने मिलकर मेजोरिटी बन गई तो वो पार्टनर को एडमिट हो गया, तो सर वो भी आएगा, अंदर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो एक भी पार्टनर अड़ जाए तो नहीं आ पाएगा, यानी कि सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। और यदि दूसरा तरीका, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इन्होंने कोई डिफरेंट तरीका या कोई मेथड अंदर पार्टनर को लेने का लिख रखा है तो उस तरीके से आएगा। इसमें एक और चीज हो सकती है, क्या सर, इन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिख रखा है कि हम कोई भी नया पार्टनर जो अंदर आएगा सर, उसकी नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ रुपया होनी चाहिए। ये लिख दिया इन्होंने कि नए आने वाले, अंदर आने वाले का एग्जिस्टिंग उसकी, उस आदमी की नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। तो सर अब उस हिसाब से होगा कि अंदर आने वाले आदमी की नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ रुपए होनी ही चाहिए, ठीक है, तभी वो अंदर आ पाएगा। इन्होंने खुद ने ऐसा डिसाइड किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब या तो सारे जने कंसेंट कर लो या फिर इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो अंदर आएगा। अंदर आने वाले को क्या बोलते हैं कि सर इनकमिंग पार्टनर। ये अपन पढ़ ही चुके हैं, इसको वापस रिपीट नहीं करेंगे। क्या अंदर आने वाला कैसे कैसे लायबल होता है कि सर पहले वाले कामों के लिए लायबल नहीं होता, ये सब पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिपीटेशन हो गया है, ठीक है। वो मान सकता है कि मान सकता है मैं पहले वाले काम के लिए भी लायबल रहूंगा, लेकिन इससे फर्म, थर्ड पार्टी जिसने फर्म के साथ डीलिंग की है वो उसे लायबल नहीं बना सकता है। ये सेम पॉइंट्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा नोट्स में रिपीटेशन हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे आते हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म पढ़ रहे हैं। एडमिशन पढ़ लिया, कोई नया बंदा अंदर आ रहा है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिटायरमेंट, कोई बंदा ऑलरेडी जो पार्टनर है वो बाहर जा रहा है तो रिटायरमेंट ऑफ अ फर्म, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी फर्म तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। यस सर, पूरी फर्म चल रही है अभी भी, उस एक पार्टनर के रिटायर होने के बाद में भी फर्म चल रही है तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। सो रिटायरमेंट सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का। पढ़ भाई करण पारिया। Retirement of partner is said to be when partner withdraws from a firm and the remaining partners continue to carry on business of the firm. देखो, एक तो होता है रिटायरमेंट, दो तरीके से देखना कि सर एक तो ये होता है एक आदमी बाहर निकल रहा है, पार्टनर बाहर निकल रहा है और पूरी फर्म खत्म हो रही है। तो जब फर्म ही खत्म हो रही है तो ये क्या हो जाएगा सर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, फिर तो मामला खत्म करना है, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं कि सर चार पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर बाहर निकल रहा है और अभी भी रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। रिटायरमेंट का मतलब ये है, ठीक है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि बाहर निकल रहे हैं और फर्म खत्म हो रही है। हमारा मतलब किससे है, वो बाहर जा रहे हैं और बाकी के पार्टनर्स या फर्म अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज सेड टू बी व्हेन अ पार्टनर विथड्रॉज फ्रॉम अ फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो ही तो हम रिटायरमेंट शब्द काम ले रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़। A retiring partner is also known as outgoing partner, although later term includes an expelled partner or a partner adjudged insolvent. देखो, रिटायरिंग पार्टनर को आउटगोइंग पार्टनर भी बोला जाता है। ये जो बाहर जा रहा है ना, मेन टर्म है रिटायरिंग पार्टनर और बाकी की फर्म कंटिन्यू कर रही है। यस सर, तो मेन फर्म है रिटायरिंग पार्टनर।
एक मिनट, देयर इज सम लैग हैपनिंग। एक टर्म है रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर वर्ड को सिनोनिमसली काम लिया जाता है। रिटायरिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर को सिमिलर मतलब सिनोनिमसली एक दूसरे से एक्सचेंज करके काम लिया जाता है। हालांकि आउटगोइंग पार्टनर में और भी चीजें आती है, जैसे कि आउटगोइंग पार्टनर में यदि आप किसी पार्टनर को एक्सपेल कर रहे हो, निकाल के बाहर फेंक रहे हो, तो आउटगोइंग में वो भी आ जाएगा, वो एक्सपल्शन के कारण बाहर जा रहा है। और क्या आ जाएगा, इंसॉल्वेंट होने के कारण यदि कोई पार्टनर अपने आप बाहर जा रहा है तो वो भी आउटगोइंग में आ जाएगा। यानी कि आउटगोइंग पार्टनर एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, जिसमें रिटायरिंग पार्टनर भी होएगा, बाहर जाने वाला, एक्सपेल किया जा रहा है वो भी आ जाएगा, इंसॉल्वेंसी के कारण कोई बाहर जा रहा है वो भी आ जाएगा। तो ये ब्रॉडर टर्म है बहुत, इन दोनों को हम सिनोनिमसली काम लेते हैं, लेकिन इसमें ये तीनों केस आ जाएंगे, ये वाले और ये वाले, ठीक है। क्योंकि वो तीनों ही कारणों से बाहर जा रहा है, रिटायर होके बाहर जा रहा है, या एक्सपेल होके बाहर जा रहा है, इंसॉल्वेंट होके बाहर जा रहा है आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है। चलिए, मोड्स ऑफ रिटायरमेंट। अ पार्टनर में रिटायर इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। पार्टनर कैसे कैसे रिटायर कर सकता है, आइए समझते हैं। एक पार्टनर कैसे कैसे रिटायर कर सकता है। सबसे पहला है, सर सबसे पहला आपको पढ़ना चाहिए ये वाला पॉइंट, एक्चुअल में ये वाला पॉइंट सबसे पहला है, पढ़ भाई। Where the partnership is at will by giving notice in writing to all the other partners of his intention to retire. देखो 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 देखो, पार्टनरशिप दो तरीके की होती है। टाइम पीरियड को लेके देखूं तो पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन, पढ़ा है ना अपन ने? यस सर। या तो इन्होंने लिख दिया हम अगले 10 साल के लिए, या फिर इन्होंने ये लिख दिया जब तक हमारी सबकी इच्छा है तब तक। तो पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। करण फारिया कहो क्या हो गया? तो खुद ने बैन थी वो। अच्छा, नहीं मतलब, चलो कोई नहीं, बाद में बात करते हैं। पार्टनरशिप एट विल है तो जब तक इच्छा है तब तक, और पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन का मतलब है कि सर या तो उन्होंने खुद ने ही टाइम पीरियड फिक्स कर लिया। अपन किसकी बात कर रहे हैं सर? यदि पार्टनरशिप एट विल है, जब तक इच्छा है सारे पार्टनर्स की तब तक सब कंटिन्यू करेंगे। जिस दिन एक भी पार्टनर की इच्छा हो गई, अरे भाई बंद करो इसको, बहुत नाटक हो गए पार्टनरशिप के, अब खत्म करो, अब कोई इंटरेस्ट नहीं है चलाने में, तो उस दिन ये क्या करेगा, इसकी विल ही नहीं रही, इसकी स्वीट विल रही नहीं, इच्छा ही नहीं रही, ये बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देगा, भैया अपन बाहर जा रहे हैं, तो उसके साथ में पार्टनरशिप एट विल भी खत्म हो जाती है और ये भी बाहर चला जाता है। अच्छा, ये लोग यदि ऐसा लिख दें पार्टनरशिप एट विल में कि कोई भी पार्टनर बाहर जा रहा है, बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, वही तो फिर ये भले ही बाकी पार्टनर्स को नोटिस देवे, ये बाहर निकल सकता है, बाकी पार्टनर्स बोलते हैं ठीक है हम कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्टनरशिप एट विल चलती रहेगी। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है पार्टनरशिप एट विल में, तो जिस दिन इसने सबको नोटिस दे दिया उस दिन पार्टनरशिप एट विल भी साथ ही साथ खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, एक पार्टनर कैसे कैसे रिटायर हो सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि पार्टनरशिप एट विल है या फिर पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन। यदि वो पार्टनरशिप एट विल है तो वाई गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर, बस उसको क्या करना है, बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देना है। यदि पार्टनरशिप एट विल है तो इच्छा वाली पार्टनरशिप है, तो बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देना है और वो बाहर निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना इजी है। लेकिन यदि वो पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन है तो दो बातें होंगी। लेकिन यदि वो पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन है तो दो बातें होंगी, क्या होंगी कि सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, कि कोई पार्टनर बाहर कैसे निकले, बाहर निकलने के उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई प्रोविजन ही नहीं रखा है, ठीक है। और बाहर निकलने का उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बाकायदा प्रोविजन डाले हैं कि किसी फिक्स ड्यूरेशन वाली पार्टनरशिप फर्म से किसी पार्टनर को बाहर निकलना है, यदि उन्होंने प्रोविजन डाले हैं
पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है, उसमें लिखा है कि किसी पार्टनर को बाहर निकलना है तो वो या तो नोटिस देके निकल सकता है, या मेजॉरिटी लोग कंसेंट करें तो निकल सकता है। कोई तरीका बता दिया है तब तो वो तरीका फॉलो करना होगा। यदि कोई तरीका नहीं बताया है, 4 पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन से बाहर निकलना चाह रहा है, 10 साल का कमिटमेंट है सबका कि सब 10 साल अंदर रहेंगे, अभी 4 साल ही निकले और ये जाऊं जाऊं करने लग गया कि मैं तो रिटायर होना चाहता हूँ, ठीक है, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट फिक्स ड्यूरेशन वाली पार्टनरशिप में साइलेंट है कि कोई पार्टनर कैसे बाहर निकलेगा, तो सर सारे बाकी के पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी, बाकी के सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी, अच्छा भैया आप बाहर चले जाओ, ठीक है। एक ने भी मना कर दिया नहीं आपको रहना पड़ेगा अंदर, तो फिर सर अब ये फंस जाएगा, इसको अंदर रहना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या फ्लो बताया कि सर देखो पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि पार्टनरशिप एट विल है या पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन है। ऐसा छोटा सा चार्ट बना लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि पार्टनरशिप एट विल है तो सिंपली बाकी के पार्टनर्स को नोटिस दिया और बाहर निकल गया। यदि पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन है तो सर दो बातें हो सकती है कि या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई तरीका बताया हुआ हो जिससे बाहर निकलना पॉसिबल हो तो आप वैसा निकल सकते हो, ठीक है, या फिर कोई प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप में कि पार्टनर रिटायर कैसे हुए, तो सर विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यदि एक ने भी मना किया तो आपको उनके साथ में फिर रहना पड़ेगा। आओ ये पहले 2 पॉइंट्स पढ़ो जो कि कोरिलेट करते हैं किससे, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन से। पढ़ गई। With the consent of all, a partner may retire in any of one of the following ways: with the consent of all the other partners, and in accordance इन अकॉर्डेंस in accordance with an express agreement by the partner, that is, in accordance with the provisions of partnership deed. पार्टनरशिप डीड में कोई तरीका लिखा हुआ है उस तरीके से निकल जाओ। पार्टनरशिप डीड में कोई तरीका नहीं लिखा हुआ है, सारे पार्टनर्स के कंसेंट कर लो, ठीक है। अच्छा यदि पार्टनरशिप एट विल है और भी अच्छी बात है, सिंपली नोटिस दो और निकल जाओ। बात समझ में आ गई। अच्छा ये 2 पॉइंट्स पार्टनरशिप एट विल वाली में भी हो सकते हैं, कैसे कि है ना, अच्छा सारे पार्टनर्स कंसेंट कर रहे हैं निकल जाओ यार कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पार्टनरशिप में कोई निकलने का तरीका बताया हुआ है वो भी हो सकता है। और यदि पार्टनरशिप एट विल है उसमें तो बहुत आसान है, कुछ नहीं भी लिखा हुआ, बस नोटिस दो निकल जाओ, बस इतना लिखा हुआ होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में ये पार्टनरशिप एट विल है, यानी कि ये कैसी पार्टनरशिप है जब तक पार्टनर्स की विल होगी, इच्छा होगी, वो अंदर रहेंगे। उसमें क्या करना है, बाकी के पार्टनर्स को नोटिस ही देना है, बस मेरी इच्छा नहीं है भाई मैं तो बाहर जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, ठीक है। बात समझ में आ गई, यस और नो। ये हमारा नमित कहाँ भाग गया, बोल तो रहा था कि सर मैं 2 बजे ज्वाइन कर लूंगा, कर भी लिया फिर भाग जाता है, वेरी बैड। और कौन लोग चले गए, रोहन भी चला गया, बैड। चलिए आगे पढ़ गई। It may be noted that the notice should be in writing, signed by the partner giving the notice of retirement, and must be communicated to all the other partners. ये पार्टनरशिप एट विल में आप कैसे बाहर जा सकते हो, बस सिंपली बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देंगे। नोटिस कैसा होना चाहिए कि सर राइटिंग में होना चाहिए, साइंड बाय द पार्टनर्स गिविंग नोटिस ऑफ रिटायरमेंट, कि सर जो बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे रहा है ना कि मैं तो रिटायर हो रहा हूँ उसके द्वारा साइन किया गया होना चाहिए, और एक्चुअल में सारे पार्टनर्स को कम्युनिकेट किया गया होना चाहिए। सही में ये 3 बातें तो होनी चाहिए कि सर लिखित में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, और सारे पार्टनर्स बाकी के पार्टनर्स को मिल भी जाना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में मोड्स ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है सर। अब लाइबिलिटीज ऑफ एन आउट गोइंग पार्टनर, जो पार्टनर बाहर जा रहा है उसकी क्या क्या लाइबिलिटी है, कि सर 2 बातें ध्यान रखना। मान लो ये पार्टनर बाहर जा रहा है तो जिस रेंज को ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर था उस दौरान के कामों के लिए ये जिंदगी भर लायबल बनाया जा सकता है। उस टाइम के दौरान की लाइबिलिटी यदि कोई अक्कर हो जाती है, निकलने के बाद में भी, या पार्टनरशिप फॉर्म खत्म होने के बाद में भी, डिसॉल्व होने के बाद में भी, इस दौरान के लिए कोई पार्टनरशिप में कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, इसको लायबल निकलने के बाद में भी बनाया जा सकता है जिस डेट रेंज के लिए ये अंदर था। पहली बात। दूसरी बात, सर ये नीचे वाली डेट तो तब आएगी, मान लो ये एक एक्टिव पार्टनर है, सर इस
को जब तक ये अपने रिटायर होने का पब्लिक नोटिस नहीं दे देता, बताया था ना पब्लिक नोटिस देना पड़ता है एक एक्टिव पार्टनर को, तब तक ये नीचे वाली डेट आएगी ही नहीं कि इसकी अंदर रिटायरमेंट की डेट क्या है। ही विल कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर ऑल द फ्यूचर एक्ट्स ऑफ द फर्म, क्योंकि इसने अभी या तो इसने खुद ने या फर्म ने इसके बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, इसलिए ये कंटिन्यू रहेगा, आने वाले कामों के लिए भी ये लायबल बनाया जा सकता है। मान लो इसने पब्लिक नोटिस दे दिया 1/1/2025 को कि अब मैं रिटायर हो रहा हूं, तो सर 1/1/2024 से 1/1/2025 तक ये लायबल भविष्य के कामों के लिए, मतलब भविष्य में इस दौरान के लिए कोई लाइबिलिटी आ जाती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। तो सर पहली बात क्या, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे रहा है आगे के कामों के लिए भी जो इसके निकलने के बाद में किए गए उनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है, यानी हमने इसका रिटायरमेंट अभी तक माना ही नहीं है एक्चुअल में ढंग से, ठीक है, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं हुआ तो। और दूसरी बात, पब्लिक नोटिस दे दिया तो सर जो डेट रेंज में ये अंदर रहा है उस दौरान के कामों के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो, फिर इसको खत्म करते हैं।